नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्य मंत्री शादाब शम्स के भगवानपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रही योजनाओं के निरीक्षण के लिए भगवानपुर पहुंचे राज्य मंत्री शादाब शम्स ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भगवानपुर के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, उसी के लिए भगवानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत आने वाले समय में उत्तराखंड में रोजगार की वृद्धि होगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो राज्य मंत्री शादाब शम्स के भगवानपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रही योजनाओं के निरीक्षण के लिए भगवानपुर पहुंचे हैं। राज्य मंत्री शादाब शम्स ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भगवानपुर के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, उसी के लिए भगवानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जा रहा है। वह उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत आने वाले समय में उत्तराखंड में रोजगार की वृद्धि होगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंत्री जी पहुंचे हैं, वो विस्तार देखिए, मेरा ये एक 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मैं प्रदेश के अंदर जितनी भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों की योजनाएं चल रही हैं, मैं उनका निरीक्षण के लिए आया हूँ। और यहाँ चाहे वो भगवानपुर में बिलसवा में एक पॉलिटेक्निक हो जो लगभग 12.5 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, चाहे वो पेयजल के बड़े बड़े टैंक्स हों जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में इसलिए लगाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को पूरी ईमानदारी से अच्छा पानी मिल सके, चाहे वो पेरान कलियर में इंटर कॉलेज हो कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें अच्छी एजुकेशन वहीं पे मिल सके। तो करोड़ों रुपए के काम। उत्तरकाशी के फिताड़ी जखोल मोटर मार्ग में कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर पीएमजीएसवाई करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन आज भी ये मोटर मार्ग ग्रामीणों के लिए सुरक्षित नहीं बन पाई है। इस मोटर मार्ग पर क्षेत्र के कई गांवों की जनता जान हथेली पर रखकर पैदल यात्रा करती है। वहीं जब इस बारे में पीएमजीएसवाई अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर लेने के बजाय वेबकोस कंपनी को सड़क सुरक्षित न बनने के कारण बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित विभाग से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गांव की गरीब जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। तो उत्तरकाशी के फिताड़ी जखोल मोटर मार्ग में कई गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग पर पीएमजीएसवाई करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन आज भी ये मोटर मार्ग ग्रामीणों के लिए सुरक्षित नहीं बन पाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जोखिम उठाकर जो लोग हैं वो जा रहे हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तस्वीरें बता रही हैं कि कभी भी कोई भी घटना यहां पर घट सकती है। जिस तरह से लोग अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, ये भी हमारी रोड है जो जखोल से लिवाड़ी मोटर मार्ग के नाम से है, और इसकी जो लंबाई थी वो 21 किलोमीटर थी। इसका जो डीपीआर जो बना था वो 21 किलोमीटर का बना था जी। और इसकी उस समय जो लागत थी वो 10.5 करोड़ के आसपास इसका था, ऐसा एक वो था। और अभी 2013 में इसकी टेंडरिंग हुई थी, जो एक बाहर से ठेकेदार आए थे, लेकिन अभी तक इसका जो कार्य है। नंदप्रयाग घाट मार्ग को चौड़ी करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। भूख हड़ताल के दौरान आंदोलन पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रतूड़ी की तबीयत बिगड़ने के बाद दीपक रतूड़ी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आंदोलन को जारी हुए 47 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला है और न ही अभी तक प्रदेश सरकार की नजर आंदोलन पर पड़ी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। तो नंदप्रयाग घाट मार्ग को चौड़ी करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही और भूख हड़ताल के दौरान आंदोलन पर बैठे क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रतूड़ी की तबीयत बिगड़ने के बाद दीपक रतूड़ी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आंदोलन को जारी हुए 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला है।
अंतराग की जो रोड है उसका 9 मीटर का शासनादेश जारी करे और सीधे काम शुरू करे, बिना किसी हीला हवेली के। आप उत्पीड़न करके आंदोलन को नहीं तोड़ सकते हैं। आप डंडे के बल पर, शासन की, सरकार की ताकत के बल पे आप सोचेंगे कि हम आंदोलन को कुचल देंगे, समाप्त कर देंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंका, साथ ही जमकर नारे भी लगाए। वहीं केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार धर्म जाति के नाम पर देश और प्रदेश को लूट कर गुमराह कर रही है। तो रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पुतला फूंका, साथ ही जमकर नारे भी लगाए। वहीं केदारनाथ के विधायक मनोज रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार धर्म जाति के नाम पर देश और प्रदेश को लूट कर गुमराह कर रही है। महंगाई चरम पर है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। कुशासन इस तरह का हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज ये पुतला हम फूंक रहे हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सतपाल महाराज से पेयजल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंत्री से शिकायत की। वहीं शिकायत सुनकर सतपाल महाराज ने पेयजल अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और समस्या का समाधान जल्द कर उन्हें सूचित करने की भी कहा। दरअसल कोटमल्ला क्षेत्र के ग्रामीण पेयजल विभाग की लापरवाही से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों ने समस्या मंत्री सतपाल महाराज को बताई तो मंत्री पेयजल अधिकारी पर बिफर गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। वहीं मदन कौशिक ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय बैठक जारी की। बैठक में शहर के तमाम मीडियाकर्मी को दूर रखा गया। वहीं मंत्री मदन कौशिक की गोपनीय बैठक शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे। वहीं मदन कौशिक ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय बैठक की। बैठक में शहर के तमाम मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया। वहीं मंत्री मदन कौशिक की गोपनीय बैठक शहर में चर्चा का विषय बनी हुई। देखिए, सभी मंत्रीगण अब अपने प्रभारी जनपदों में जो प्रवास करेंगे, प्रवास के हमने 4 कैटेगरी तय की। पहली कैटेगरी है कि वो सभी अपने जो मंडल या मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता उनके साथ बैठेंगे, क्या समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नोट करने के बाद फिर अलग से जो विभागों के साथ बैठना है, जो मंत्री जिस विभाग का होगा उनकी बैठक करेंगे, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठ के जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो जिला स्तर पर यहाँ होगा, जो प्रदेश स्तर पर प्रदेश में होगा। एक तरफ ठंड का सितम देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसी खूबसूरत जगह भी है जहां ठंड के मौसम में घूमने का एक अपना अलग ही मजा है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में। भारत पूरी तरह से शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत ऐसे कई राज्यों में लोगों का ठंड के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां ठंड के मौसम में मात्र घूमने से ही मन रोमांचित हो जाता है और कुछ हिस्सों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है।
खासतौर से दक्षिण भारत की तो कुछ बात ही अलग है। वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सर्दी का मतलब एक निष्ठुर मौसम है। क्रूर ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण भारत की इन जगहों पर बेतहाशा ठंड पड़ती है, जहां एक रात गुजारने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ सकता है। फिर चाहे वो उत्तर पूर्व में बर्फ से ढकी घाटियां हो या हिमालय के क्षेत्र, यहाँ रहने वाले लोगों को अत्यधिक ठंड और सर्दी के चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करना पड़ता है। यह तस्वीर कारगिल की है, जहां साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के अलावा ये जगह सबसे ठंडे इलाके के रूप में भी पहचानी जाती है। श्रीनगर लेह हाईवे पर 3,325 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कारगिल भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। सर्दी के मौसम में इस जगह का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये जगह इतनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी। कारगिल अपने आप में इतिहास संजोए हुए है। हिमालय की पर्वतमाला के बीच बसे लद्दाख को अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नई पहचान मिली। ये जगह करीब 2,70,000 लोग तिब्बती संस्कृति को मानते हैं। जनवरी के मौसम में यहाँ का औसत तापमान लगभग -12 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उच्चतम तापमान -2 डिग्री तक ही जा पाता है। यहाँ केवल गर्मी के मौसम में ही जाना उचित है। सर्दियों में भारी स्नोफॉल और -35 डिग्री टेम्परेचर किसी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। जब कभी घूमने के लिए इस जगह पर जाएं तो सावधानी बरतें। सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित लाचुन और शांगू घाटी एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। करीब 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह का जनवरी में औसत तापमान -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ आने वाला भारी स्नोफॉल घाटी में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का गवाह बनता है। इसके अलावा यहाँ पूरे साल तापमान करीब 0 डिग्री पर रहता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग भी भारत की सबसे ठंडी जगहों में शुमार है। टूरिस्ट के बीच ये जगह काफी फेमस भी है। सर्दी के मौसम में होने वाले भारी स्नोफॉल और हिमस्खलन के चलते इसे ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिना जाता है। ये भारत की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है। सर्दी के मौसम में इस जगह के तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भारत की सबसे ठंडी जगह का टाइटल सियाचिन ग्लेशियर के पास है। करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस जगह का तापमान जनवरी में -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भारत पाकिस्तान के कई सैनिक इस जानलेवा ठंड से सामना करते हुए यहाँ तैनात रहते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जहाँ सैनिक बर्फ से जमे अंडे, टमाटर और जूस को हथौड़ी से तोड़ते नजर आए हैं। यहाँ की विपरीत परिस्थितियों में अब तक हजारों सैनिक जान गंवा चुके हैं। धरती का यह बर्फीला स्वर्ग आइस बॉक्स ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। समुद्र तल से करीब 4,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेला पास करीब पूरे साल बर्फ की एक पतली सी चादर ओढ़े रहता है। साल भर ये पर्वतमाला ठंडी हवाओं और हिमस्खलन से टकराती है। इस जगह का तापमान करीब -15 डिग्री तक चला जाता है। हिमालय प्रदेश का किलोंग लेह मेन रोड पर करीब 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस जगह का तापमान बहुत कम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन -2 डिग्री तक गिर ही जाता है। बाइक राइडर्स और कई खास कोल्ड डेस्टिनेशन का दीदार करने वालों के लिए ये जगह काफी शानदार है। ये जगह मनाली, काजा और लेह जैसे कई अन्य टूरिस्ट स्पॉट से भी जुड़ी हुई है। सोनमर्ग एक बेहतरीन समर डेस्टिनेशन मानी जाती है। हालांकि सर्दियों में इस जगह ठंड काफी बढ़ जाती है। सोनमर्ग का तापमान करीब -6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। सोनमर्ग बर्फ से ढके कई पहाड़ों और बर्फीली झीलों से घिरा हुआ है। ये कश्मीर की उन जगहों में शुमार है जहां पूरे साल टूरिस्ट का तांता लगा रहता है। यहाँ हर उम्र के लोग घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक के क्षेत्र में शुमार कश्मीर से सरकार अच्छी कमाई करती है। मनाली भी भारत की एक खूबसूरत और लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लुभावने दृश्य और मजेदार एक्टिविटीज इस जगह की खासियत बने हुए हैं। गर्मियों के दिनों में ये जगह गर्म ही रहती है, लेकिन सर्दियां आते ही इसका तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मनाली
नेचर से प्यार करने वालों को काफी रास आती है। हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग का शौक रखने वाले यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ नए नवेले शादीशुदा जोड़े घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे के साथ कुछ पल गुजारते हैं। यूपी से साल 2000 में अलग हुआ उत्तराखंड आज ठंडे पहाड़ों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुनस्यारी नेचर से प्यार करने वालों के लिए एक खास जगह है। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और शुष्क रहता है और तापमान भी करीब -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पक्षियों की दुर्लभ प्रजाति, बर्फ से ढके पहाड़ और बर्फीली झीलें मुनस्यारी की पहचान बन गई है। तो ये थी कुछ ऐसी जगहें जहां ठंड के मौसम में भी आप कभी भी जाकर लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जाने से पहले आपको जरूर सोचना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल समेत तमाम ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक की मांग है कि स्टोन क्रशरों के लिए वैकल्पिक मार्ग बने, साथ ही मार्गों का चौड़ीकरण कराया जाए। आपको बता दें कि धरने में नगरपालिका अध्यक्ष ने पहुंचकर धरने का समर्थन किया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। वहीं ग्रामीण सोनिया चंद्र ने बताया कि सभी ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण, स्टोन क्रशरों के लिए वैकल्पिक मार्ग व मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक की मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल समेत तमाम ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक की मांग है कि स्टोन क्रशरों के लिए वैकल्पिक मार्ग बने, साथ ही मार्गों का चौड़ीकरण भी कराया जाए। बैठने का उद्देश्य है, हम सिसोना क्षेत्रवासी धरना दे दे के थक गए हैं। पिछली बार भी हमने धरने किए, 2-3 बार धरने दिए। शासन प्रशासन हमें झूठी आश्वासना दे के हमें उठा देते हैं। और सिटकुल सितारगंज ये रोड इतनी खूनी सड़क में तब्दील हो गई है कि आए दिन 3 दिन के अंतर्गत हमने 6 लाशों को अपनी आंखों से देख लिया। हम सिसोना क्षेत्रवासी इतने परेशान हो चुके हैं, अगर हमें रोड पार करना पड़ता है हमें 1-1 घंटा। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र दौलतपुर से उत्तराखंड के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। वह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र दौलतपुर की बेटी सृष्टि गोस्वामी को यह अवसर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में दृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। साथ ही विभागों के अधिकारी योजनाओं पर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देंगे। आपको बता दें कि सृष्टि के पिता पुरी दौलतपुर में ही एक छोटी सी किराए की दुकान चलाते हैं। वहीं सृष्टि गोस्वामी को 2018 में बाल विधानसभा संगठन में बाल विधायक भी चुना गया था। बाल विकास अधिकार आयोग जो हमारा उत्तराखंड का है, उसने महिला सशक्तिकरण को लेकर इस हरिद्वार की सोनहार बिटिया सृष्टि गोस्वामी का चयन किया है। और सृष्टि गोस्वामी जो उत्तराखंड के अंदर एक बाल आयोग के द्वारा विधानसभा गठन 2018 में किया गया था, तो उसी के अंतर्गत इसको जो मुख्यमंत्री चुना गया था। अब एक दिन के मुख्यमंत्री बनाकर बच्चों के अंदर संदेश देने का काम, महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण का संदेश देने का काम सरकार करने जा रही है। और ये बहुत पहाड़ समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।